नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस संग्राम या क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी। जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोबलाह किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंड्स और खोंडस जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 का था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। अब हम देखते हैं 1857 के संग्राम के कारण। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों में हो जाएगा। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह जफर के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। अब हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। भारत में पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू भी अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को
लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। अगला हम देखते हैं आर्थिक कारण। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में अक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसीलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खासतौर पर तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। अगला हम देखते हैं सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज़्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफ़ी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी कर दिया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। अंतिम है तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसी का 1857 के संग्राम का दूसरा पार्ट, जिसमें हम इसका प्रसार और इसकी असफलता के कारण तथा परिणामों का अध्ययन करेंगे।